लहर रक्षक शहर तो और भी विशाल है। सड़क इतनी चौड़ी थी कि दर्जनों जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ियां बगल बगल खड़ी हो सकें, और लोग आ जा रहे थे, हलचल मचाए हुए। दोनों तरफ दुकानें सड़कों के किनारे लगी हुई थीं, जो दवा की दुकानों और हथियार बनाने की कार्यशालाओं से लेकर विभिन्न प्रकार की अन्य वस्तुओं तक सब कुछ बेच रही थीं। जैसा कि लहर रक्षक शहर की उम्मीद थी, देव खुद को प्रशंसा करने से रोक नहीं सका, सोचते हुए कि एक बार तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाने पर वह शायद समय समय पर यहां आया करेगा। नदी वरिष्ठ के नेतृत्व में देव और बाकी लोग एक बड़े आंगन में पहुंचे। यह आंगन है, लेकिन यह बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है और इसमें 100 से अधिक कमरे हैं। तुम लोग अभी के लिए यहां रहोगे। यह पूर्वी जिले के प्रतियोगियों के लिए आवास है। आओ यहां और अपनी चाबियां लो, नदी वरिष्ठ ने कहा। चाबी मिलने के बाद देव ने अपना कमरे का नंबर चेक किया, नंबर 37। फिर उसने अपना कमरा ढूंढ लिया। कमरा विशाल था, सुंदर सज्जा वाला और पूरी तरह सुसज्जित, जिसमें हवा में हल्की सुगंध फैली हुई थी। वाह! अचानक समिष्ट चिल्लाया और बिजली की तरह झपटा, तुरंत मेज पर कूद गया, एक लाल सेब पकड़ा और उसे तुरंत खा गया। फिर समिष्ट ने एक और सेब उठा लिया। जल्द ही फल का थाल पूरी तरह खाली हो गया। यह लड़का, देव ने हल्के से सिर हिलाया, अनुमान लगाते हुए कि उड़ने वाली नाव पर वे 10 घंटे से अधिक सोए थे और अब भूख से तड़प रहे थे। फल थाल खत्म करने के बाद समिष्ट ने अपने पंजों और होंठ छाटे। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वादिष्ट स्वाद का आनंद ले रहा हो। वाह! समिष्ट मुड़ा, देव को दयनीय नजरों से देखा और अपने पेट को छुआ। मालिक, मुझे बहुत भूख लगी है। देव ने लाचार होकर सिर खरोंचा। चलो, मैं तुम्हें बाहर खाने ले चलता हूं। शानदार! हुर्रे! समिष्ट उत्साहित होकर कुछ बार भौंका और अत्यधिक जोर के कारण सीधे देव के सिर पर कूद गया। देव। दरवाजा बंद करने के बाद देव आवासीय क्षेत्र से बाहर चला गया। शाम होने को थी और सूर्य अस्त हो रहा था। हालांकि लहर रक्षक शहर अभी भी बहुत जीवन था, हर जगह लोगों की भीड़ थी। इतने सारे लोगों को देखकर समिष्ट उत्साहित होकर देव के कंधों पर इधर उधर कूद रहा था। खासकर जब उसने कुछ भोजन स्टॉल देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। देव ने स्पष्ट रूप से समिष्ट के पेट की गुर्राहट सुनी। मालिक, चलो वह खाएं, यह स्वादिष्ट लग रहा है। मालिक, वे भाप वाले आटे के गोले इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं उन्हें खाना चाहता हूं। मालिक, चलो वह भी खरीद लें। समिष्ट लगातार कराह रहा था, जो दूसरों को साधारण कुत्ते की भौंकने जैसा लग रहा था, लेकिन देव को यह एक श्रृंखला की विनतियों जैसा लग रहा था। बाद में खाएंगे, पहले अपना काम निपटा लें। देव ने समिष्ट के सिर पर थपकी दी। स्टॉल से कुछ भाप वाले आटे के गोले खरीदे और उन्हें समिष्ट को पेट भरने के लिए दे दिए। जल्द ही देव एक दुकान के सामने रुक गया। 10,000 व्यापार कक्ष। भीतर घुसते ही एक मधुर मुस्कान वाली महिला ने नरमी से अभिवादन किया और कहा, क्षमा करें सर, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं कुछ चीजें खरीदना चाहता हूं। ठीक है, कृपया मेरे पीछे चलें। महिला के नेतृत्व में देव काउंटर पर पहुंचा। कृपया अपनी वस्तुएं बाहर निकालें। ठीक। देव ने सिर खरोंचा। फिर दर्जनों भंडारण अंगूठियां निकालीं। इनमें से अधिकांश भंडारण अंगूठियां बादल पर्वत श्रृंखला में प्राप्त हुई थीं। देव ने पहले ही अंदर से कुछ आत्मा क्रिस्टल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को चुन लिया था और बाकी को बेचने की योजना बना रहा था। इतनी सारी? महिला आश्चर्यचकित हो गई। दर्जनों भंडारण अंगूठियां निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें रखती होंगी। अंदर सब कुछ बेचना है, इन भंडारण अंगूठियों सहित। कृपया कीमतें गिन लें। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। महिला ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। यह सरल था, जितना बड़ा लेन देन उतना अधिक कमीशन उसे मिलेगा। देव के सामने महिला ने अपनी भंडारण अंगूठी में वस्तुओं की सूची बनानी शुरू की। कई अगरबत्ती जलने के समय बीत गए, तब जाकर वह अंतिम निष्कर्ष पर पहुंची। सर, कुल मिलाकर 45 उच्च ग्रेड श्वान स्तरीय साधना तकनीकें, 72 निम्न ग्रेड श्वान स्तरीय साधना तकनीकें और कुछ स्तर 2 उपचार दवाएं हैं। अंत में
उन 33 भंडारण अंगूठियों को जोड़कर कुल 1 लाख निम्न ग्रेड आत्मा क्रिस्टल हैं। 1 लाख आत्मा क्रिस्टल। हालांकि वह तैयार था, देव फिर भी उस संख्या से आश्चर्यचकित हो गया और अत्यधिक प्रसन्न हुआ। 1 लाख आत्मा क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद देव जाने ही वाला था कि महिला ने फिर कहा, सर, 2 दिनों में हमारा 10,000 व्यापार कक्ष एक नीलामी आयोजित करेगा। नीलामी में कई दुर्लभ खजाने होंगे जो योद्धाओं की साधना के लिए बहुत लाभकारी होंगे। आप तब आकर देख सकते हैं। नीलामी? क्या यह यहां है? नहीं, यहां। यह 10,000 व्यापार कक्ष की एक शाखा है। मुख्यालय शहर के केंद्र में है। वहां 2 दिनों में नीलामी होगी। ठीक। देव ने हल्के से मुस्कुराया और व्यापार कक्ष से बाहर चला गया। अब पहले से उसके पास मौजूद आत्मा क्रिस्टलों को मिलाकर उसके पास कुल 2,30,000 से अधिक आत्मा क्रिस्टल हैं। वह वास्तव में नीलामी घर जा सकता है और शायद कुछ अच्छा पाले। वाह मालिक, चलो खाने चलें, मैं भूख से मर रहा हूं। उसके कंधे पर समिष्ट उछल उछल कर देव से शिकायत कर रहा था। चलो खाने चलें, चलो एक बड़ा भोजन करें, देव ने बड़ी उदारता से कहा। इसके बाद दोनों एक भाप वाले आटे के गोलों की दुकान पर गए। वास्तव में आसपास काफी सारी भाप वाले आटे के गोलों की दुकानें हैं, लेकिन देव इस एक पर आया क्योंकि यहां छूट चल रही थी। 20 तांबे के सिक्के और जितने भाप वाले आटे के गोले चाहो खा लो। देव ने ठीक इसी लाभ को देखकर इस भाप वाली आटे के गोलों की दुकान में प्रवेश किया। भीतर घुसते ही देव ने 40 तांबे के सिक्के सौंप दिए। अरे सर, आपने ज्यादा दे दिए। 20 तांबे के सिक्के ही काफी हैं। भाप वाली आटे के गोलों की दुकान के मालिक ने भ्रमित होकर पूछा। और यह भी? देव ने अपने कंधे पर सफेद निशान की ओर इशारा किया, फिर एक सीट ढूंढी और खाने लगा। यह तो बस एक कुत्ता है। आधा भाप वाला आटे का गोला इसे भर देने के लिए काफी है। भाप वाली आटे के गोलों की दुकान का मालिक सिर हिलाकर मुस्कुराया, इसे दिल पर नहीं लिया। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। 10 मिनट बाद देव के सामने की मेज पर 20 या 30 खाली डिब्बे ढेर हो गए थे। वह आदमी और कुत्ता अभी भी लालची की तरह खा रहे थे, जैसे भूखे भूत फिर से जन्मे हों। आसपास के खाने वाले भी इसे देखकर स्तब्ध हो गए। ये भाप वाले आटे के गोले वाकई अच्छे हैं, काफी अच्छे। देव खाते हुए अपनी टिप्पणी कर रहा था और मालिक की ओर पीछे मुड़कर देखा। मालिक, और 20 डिब्बे भाप वाले आटे के गोले, कृपया। ठीक ठीक। मालिक के होंठ सिकुड़ गए। ये दोनों लड़के पहले ही 30 थालियां खा चुके थे और अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। मालिक, और 20 डिब्बे, कृपया। मालिक, और 30 डिब्बे, कृपया। अंत में देव ने आखिरी भाप वाला आटे का गोला खत्म किया, अपने पेट पर थपकी दी और संतुष्ट दिखा। मालिक ने राहत की सांस ली, लेकिन सफेद कुत्ता रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। मालिक, और 30 डिब्बे, कृपया। देव ने डकार ली। समिष्ट को उसके बगल में हार्दिक खाते देखकर चेहरे पर आश्चर्य का भाव लाया। यह कल्पना करना कठिन है कि इतने छोटे कद काठी वाला कोई इतने सारे भाप वाले आटे के गोले खा सकता है। उसने केवल थोड़ा सा 100 से अधिक खाए, लेकिन समिष्ट ने कम से कम 200 खाए हैं। ठीक ठीक। मालिक की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने वह कपड़ा भी बाहर ला दिया जो मूल रूप से जलाने के लिए रखा था। अगर मुझे पता होता तो मैं 40 तांबे के सिक्के न लेता। इस स्थिति में 400 लेना भी उचित न होता। वे दोनों लालची भूतों जैसे हैं, खासकर वह कुत्ता। वह इतना कैसे खा सकता है? मुझे उसे अंदर आने न देना चाहिए था। अंत में दर्जनों और डिब्बे भाप वाले आटे के गोले खाने के बाद समिष्ट भरा। देव की तरह वह अपनी कुर्सी पर पीछे लेट गया और संतुष्टि से अपने पेट पर थपकी दी। उस आदमी और कुत्ते को इतना संतुष्ट देखकर मालिक रोने की कगार पर था। उसने मन बना लिया कि इन दोनों को काली सूची में डाल दे। मालिक, भाप वाले आटे के गोले शानदार हैं, हम कल फिर आएंगे। देव हंसा। उसके मुंह में दांत साफ करने का तीरा लटका हुआ था। ठीक, कृपया सुरक्षित यात्रा करें। मालिक ने जबरदस्ती मुस्कुराया, जबकि उसके मन में लाखों गालियां चल रही थीं। देव हल्के से मुस्कुराया और समिष्ट उसके कंधे पर कूद गया और वे दोनों जितेंद्र से साथ चले गए। अरे, ये किसका सोने का सिक्का है? मेज साफ करते हुए
भाप वाली आटे के गोलों की दुकान के मालिक की आंखें अचानक चमक उठीं। मेज पर एक सोने का सिक्का था, चमकदार। नजदीक से देखने पर इस मेज पर बैठने वाला व्यक्ति वही लड़का था जिसने कुत्ते को लाया था। हा हा, अब सब वापस आ गया। मालिक हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक से स्वर्ग लौट आया हो। खाने पीने के बाद देव सड़कों पर थोड़ी देर घूमा, फिर अपने आवासीय क्षेत्र में लौट आया। फिर उसने अपनी साधना शुरू की। लहर रक्षक रैंकिंग के मुख्य प्रतियोगिता तक अभी 2 सप्ताह बाकी हैं। 2 दिन बाद देव आवासीय क्षेत्र से बाहर निकला, एक जानवर से खींची जाने वाली गाड़ी किराए पर ली और शहर के केंद्र की ओर चला। आवासीय क्षेत्र शहर के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं था और ड्राइवर रास्ते से परिचित होने के कारण देव जल्दी ही 10,000 व्यापार कक्ष के मुख्यालय पर पहुंच गया। मेरे सामने एक विशाल भव्य इमारत खड़ी थी। देव ने 10,000 व्यापार कक्ष पर भी कुछ शोध किया था। यह पूरे लहर रक्षक क्षेत्र में सबसे बड़े व्यापारी संघों में से एक है, जिसकी शाखाएं कई साम्राज्यों में फैली हुई हैं। हालांकि सामान्यतः बड़े साम्राज्य, कुछ मध्यम आकार के भी। 10,000 व्यापार कक्ष में प्रवेश करने पर देव ने एक कर्मचारी से पूछा और जाना कि नीलामी तीसरी मंजिल पर होगी और 2 घंटे में शुरू होगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही एक विशाल स्थल दिखाई दिया। स्थल के सामने एक ऊंचा मंच था जो लाल कालीन से ढका हुआ था, जहां नीलामी की वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। मंच के नीचे साफ सुथरी सीटों की पंक्तियां थीं, जो अब लगभग 1 लाख ऑस्ट्रेलियनों से भरी हुई थीं। स्पष्ट रूप से काफी सारे लोग इस नीलामी पर करीब से नजर रखे हुए हैं। देव ने एक अच्छी दृष्टि वाली जगह ढूंढी और बैठ गया, जबकि समिष्ट उसके गोद में लेट गया, उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। जल्द ही 2 घंटे बीत गए और नीलामी शुरू हो गई। इस समय सभी सीटें भरी हुई थीं और कई लोग तो किनारे पर खड़े भी थे। महानुभावों, 10,000 व्यापार कक्ष की नीलामी में आपका स्वागत है। बिना देर किए पहली वस्तु की नीलामी शुरू करते हैं। मंच पर ब्रोकेड वस्त्रों में एक वृद्ध व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। पहला खजाना बैंगनी रेशमी वस्त्र है। यह कभी एक शीर्ष स्तरीय पृथ्वी स्तरीय रक्षात्मक खजाना था, लेकिन दुर्भाग्य से यह थोड़ा क्षतिग्रस्त है। फिर भी इसकी प्रभावशीलता आत्मा स्तरीय रक्षात्मक कवच के समान है। महत्वपूर्ण क्षणों में यह जीवन बचाने का उपाय हो सकता है। इस रेशमी बैंगनी वस्त्र की शुरुआती कीमत 10,000 आत्मा क्रिस्टल है और हर बोली कम से कम 1,000 आत्मा क्रिस्टल अधिक होनी चाहिए। 10,000 आत्मा क्रिस्टल, मैं ले लूंगा। अगले ही पल एक आवाज गूंजी, 15,000, और मुझे एक रक्षात्मक खजाने की जरूरत है। 20,000 आत्मा क्रिस्टल, कोई मुझसे नहीं ले सकता। अंत में बैंगनी रेशमी वस्त्र 37,000 आत्मा क्रिस्टल में बिका। 37,000 आत्मा क्रिस्टल कोई छोटी रकम नहीं है। एक आत्मा क्रिस्टल उच्च ग्रेड आत्मा पत्थरों के 100 के बराबर है। सौभाग्य से मेरे पास पहले से ही एक आत्मा स्तरीय रक्षात्मक कवच है। देव ने मन ही मन सोचा कि प्राचीन मीनार के अंदर प्राप्त कवच भी आत्मा स्तरीय कवच था और रक्षात्मक शक्ति के मामले में यह इस क्षतिग्रस्त रेशमी बैंगनी वस्त्र से कम नहीं था। अगला, ज्वाला तलवार, एक आत्मा ग्रेड हथियार। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है, लोहे को कीचड़ की तरह काट सकती है। इसमें अग्नि तत्व आत्मा पैटर्न है और सक्रिय करने पर यह अग्नि गुण वाली हमलों उत्पन्न कर सकती है। यह अग्नि शक्ति की साधना करने वालों के लिए बहुत सहायक है। ज्वाला तलवार, शुरुआती कीमत 20,000 आत्मा क्रिस्टल, हर बोली 2,000 आत्मा क्रिस्टल से अधिक नहीं हो सकती। समिष्टस 1,000, 24,000, और इस तरह एक के बाद एक वस्तु नीलाम हो गईं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई भी देव को पसंद नहीं आई। देव, जो तलवार कला में विशेषज्ञ है, के पास निगलने वाली आत्मा तलवार है जो राक्षस आत्माओं को निगलकर खुद को अपग्रेड कर सकती है। असंख्य राक्षस आत्माओं को निगलने के बाद निगलने वाली आत्मा तलवार अब सच्ची आत्मा स्तर के हथियार के बराबर है, तलवार के स्तर के करीब। इसलिए हथियार और इसी तरह की चीजें उसके लिए ज्यादा आकर्षक नहीं हैं। जल्द ही 2 घंटे बीत गए। नीलामी अपने अंत की ओर पहुंच रही है। सभी ये असंख्य प्रकटीकरण क्रिस्टल कुछ भटकते साधनाकारों द्वारा
उनकी प्रशिक्षण यात्रा के दौरान संयोग से खोजे गए थे। वे बहुत दुर्लभ और मूल्यवान हैं। असंख्य 2023 प्रकटीकरण क्रिस्टल पत्थर। शब्द सुनते ही देव की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत मंच की ओर देखा। मेज पर लोहे की प्लेट पर दर्जन से अधिक असंख्य प्रकटीकरण क्रिस्टल पत्थर थे। न केवल देव बल्कि कई अन्य भी असंख्य प्रकटीकरण क्रिस्टल पर अपनी नजरें केंद्रित कर चुके थे। उनके चेहरों पर उत्साह का भाव दिख रहा था। असंख्य प्रकटीकरण क्रिस्टल गहन आत्मा क्षेत्र के साधनाकारों के लिए अपार आकर्षण रखता है, क्योंकि यह उनकी शक्ति की समझ को बढ़ाता है। बाहरी सहायता के बिना केवल गति की शक्ति को समझने की कोशिश करने से, जब तक कि किसी के पास असाधारण समझ न हो या असाधारण अवसर न मिले, तो यह अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लेगा और शायद गति की समझ में महत्वपूर्ण सुधार न हो। इसलिए गहन आत्मा क्षेत्र के योद्धाओं के लिए असंख्य प्रकटीकरण क्रिस्टल एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। मंच पर भीड़ की उत्सुक नजरों को देखते हुए वृद्ध व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। यहां कुल 15 असंख्य प्रकटीकरण क्रिस्टल हैं, जिनमें 5 तलवार क्रिस्टल, 5 अग्नि क्रिस्टल और 5 पर्वत क्रिस्टल शामिल हैं। तलवार क्रिस्टल की शुरुआती कीमत 70,000 आत्मा क्रिस्टल, अग्नि क्रिस्टल की 1,00,000 आत्मा क्रिस्टल और पर्वत क्रिस्टल की 1,00,000 आत्मा क्रिस्टल। तलवार क्रिस्टल तलवार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन क्योंकि तलवार साधनाकार अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए तलवार की शक्ति को समझने वाले लोग भी कम हैं। यही कारण है कि उनकी कीमत थोड़ी कम है। एक तलवार क्रिस्टल, यह वास्तव में एक तलवार क्रिस्टल है। यह मेरे लिए वास्तव में बहुत सहायक है। अपनी सीट पर बैठे देव ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमकी। वह तलवार क्रिस्टल प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था और अपनी तलवार आभा को प्रथम स्तर तक बढ़ाना चाहता था। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल अलग अलग नीलाम किए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार का क्रिस्टल एक साथ ही बेचा जा सकता है और अलग नहीं किया जा सकता। वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से घोषणा की, अब नीलामी शुरू। अग्नि क्रिस्टल, मैं अग्नि शक्ति की साधना करता हूं। एक बार तीसरे स्तर तक पहुंच जाने पर मेरी ज्वलंत चीरण वृद्धि हो जाएगी। मैं इसे 1,00,000 आत्मा क्रिस्टल में चाहता हूं। अपनी सीट से एक लाल बालों वाला आदमी लाल रंग की युद्ध वस्त्रों में चिल्लाया, जीतने का दृढ़ निश्चय लिए। हाँ, क्या यह कहना बहुत जल्दबाजी नहीं है? मैं उन 5 अग्नि क्रिस्टलों के लिए 1,10,000 आत्मा क्रिस्टल की पेशकश करता हूं। एक अन्य युवक ने फिर बोला, मैं पर्वत क्रिस्टल खरीदूंगा, 1,10,000 आत्मा क्रिस्टल। जल्द ही स्थल बोली की आवाजों से भर गया और अग्नि क्रिस्टल और पर्वत क्रिस्टल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। अंत में 1,70,000 तक पहुंच गईं। 1,70,000 आत्मा क्रिस्टल एक विशाल रकम है, जो उच्च ग्रेड आत्मा पत्थरों के 1,700 के बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि एक सामान्य श्वानजितेंद्र क्षेत्र योद्धा की कुल संपत्ति अधिकतम 10,000 आत्मा क्रिस्टल होती है। जो लोग यहां कीमत मिला सकते हैं, वे सामान्यतः शक्तिशाली परिवारों से होते हैं, जिनके पास मजबूत पृष्ठभूमि समर्थन है। जबकि वह तलवार क्रिस्टल, ऐसा लगता है कि अभी तक किसी ने बोली नहीं लगाई है। 1,71,000 आत्मा क्रिस्टल। कोई और बोली? वृद्ध व्यक्ति ने पुकारा। स्थल पूरी तरह शांत हो गया। 1,71,000 आत्मा क्रिस्टल। एक बार, 2 बार, 3 बार बिका। इस प्रकार अग्नि क्रिस्टल और पर्वत क्रिस्टल नीलाम हो गए। केवल 5 तलवार क्रिस्टल बाकी हैं। तलवार क्रिस्टल तलवार की शक्ति से मेल खाता है। हालांकि तलवार की शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन कम लोग इसे समझ सकते हैं, इसलिए इसे खरीदना व्यर्थ होगा। इसीलिए किसी ने कभी बोली नहीं लगाई। इन 5 तलवार क्रिस्टलों के लिए कोई बोली? वृद्ध व्यक्ति ने हल्के से भौहें चढ़ाईं, थोड़ा सोचा और कहा, ऐसे में तलवार क्रिस्टल की कीमत को 60,000 आत्मा क्रिस्टल तक कम कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 50,000 आत्मा क्रिस्टल। वृद्ध व्यक्ति ने सबसे कम कीमत दी। अगर इससे कम हो जाती तो इसे रखना बेहतर होता और अगली नीलामी में बेचना। मंच के नीचे देव के होंठ मुस्कान में कुमड़े। सब कुछ वैसा ही विकसित हो रहा था
जैसा उसने अपेक्षित किया था। निश्चित रूप से कम लोग तलवार क्रिस्टल खरीदते हैं और सबका ध्यान अन्य दो प्रकार के क्रिस्टलों पर केंद्रित था। तलवार क्रिस्टलों की कीमत बार बार गिरने के साथ देव जानता था कि अब उसका समय आ गया है। मैं इसे 50,000 आत्मा क्रिस्टल में ले लूंगा। ठीक तभी एक ठंडी आवाज गूंजी जो देव के दाहिनी ओर से आ रही थी। देव ने भौहें सिकोड़ी और मुड़ा देखा। उसने देखा कि कुछ युवक सोने के ताओवादी वस्त्रों में बैठे हुए थे। उनमें से एक ठंडे दिखने वाला युवक अपनी छाती पर बाहें बांधे हुए था। उसके कनपट्टी के बाल तलवार की धारों की तरह उड़ रहे थे और उसकी तेज आंखें लोगों को बहुत खतरनाक महसूस करा रही थीं। कीमत में अब भी की वृद्धि इसी ठंडे दिल वाले युवक द्वारा शुरू की गई थी। 50,000 आत्मा क्रिस्टल, कोई रुचि रखने वाला? मंच पर वृद्ध व्यक्ति प्रसन्न दिखा और चिल्लाया, आत्मा क्रिस्टलों की कीमत को और बढ़ाने की कोशिश करते हुए। हाँ, यह तलवार क्रिस्टल वरिष्ठ भाई जितेंद्र का है। वरिष्ठ भाई जितेंद्र, आप सही कह रहे हैं। कम लोग तलवार क्रिस्टल खरीदते हैं और कीमत पूरे 20,000 आत्मा क्रिस्टल गिर गई। आप वाकई भविष्यवक्ता हैं। इन 5 तलवार क्रिस्टलों के साथ वरिष्ठ भाई जितेंद्र की तलवार आभा को दूसरे स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। उस उदासीन युवक के बगल में अन्य युवकों ने चापलूसी भरी बातें कहीं। ठंडा युवक ने होंठों के कोनों को हल्के से उठाया, एक घमंडी मुस्कान प्रकट की। वे पवन साम्राज्य के हैं। किसी ने उनके वस्त्रों को पहचान लिया। पवन साम्राज्य पश्चिमी क्षेत्र का एक शक्तिशाली साम्राज्य है। इसके द्वारा साधना किए गए प्रतिभाशाली हर साल लहर रक्षक रैंकिंग पर बहुत ऊंची रैंकिंग प्राप्त करते हैं। जैसा कि पवन साम्राज्य की प्रतिभा की उम्मीद थी, उसने वास्तव में तलवार की शक्ति को समझ लिया है। आसपास के कई लोग प्रशंसा से भरे थे। 55,000 आत्मा क्रिस्टल। जब सभी सोच रहे थे कि आत्मा क्रिस्टल पवन साम्राज्य के लोगों द्वारा लिया जा रहा है, तो अचानक एक आवाज आई। यह लिनदान था। तुरंत कई और नजरें लिनदान की ओर मुड़ीं। यह लड़का कौन है? इतना युवा, कैसे उसने पहले से ही तलवार कला का सार समझ लिया हो सकता है? यह असंभव है। उसने वास्तव में पवन साम्राज्य के लोगों से क्रिस्टलों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की। वह अविश्वसनीय रूप से साहसी है। देव ने आसपास की चर्चाओं को नजरअंदाज कर दिया। तो क्या अगर यह फेंक साम्राज्य हो, फिर भी इसे यहां के नियमों का पालन करना होगा। सबसे ऊंची बोली वाला नीलामी की वस्तुएं जीतता है। यह लड़का कहां से आया? वरिष्ठ भाई जितेंद्र से क्रिस्टल चुराने की हिम्मत कैसे की? उसके पास मौत की इच्छा है। यह निश्चित रूप से पश्चिमी जिले का कोई व्यक्ति नहीं है, वरना मैं उसे याद रखता। पवन साम्राज्य के कुछ युवकों ने हल्के से भौहें सिकोड़ीं और देव को कुछ असौमधिक नजरों से देखा। ठंडे रक्त वाले युवक ने भौहें सिकोड़ीं। उसकी तेज नजर देव पर घूमी। उसकी आंखों में ठंडक का भाव चमका। 60,000 आत्मा क्रिस्टल। ठंडे रक्त वाले युवक ने तुरंत कीमत बढ़ाई। वह तलवार क्रिस्टल प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। 70,000 आत्मा क्रिस्टल। अगले ही पल देव बोला, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसे भी तलवार क्रिस्टल की बेहद जरूरत थी और वह इसे खरीदने का दृढ़ था। 80,000 आत्मा क्रिस्टल। 90,000। 95,000। कीमत लगातार बढ़ती रही और शुरू से अंत तक केवल देव और जितेंद्र ही बोली लगा रहे थे। कीमत पहले ही 1,30,000 आत्मा क्रिस्टल तक पहुंच चुकी थी। मंच पर वृद्ध व्यक्ति कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसे मूल रूप से लगता था कि तलवार क्रिस्टल सस्ते में बिकेगा या अगली बिक्री के लिए रखा जाएगा, लेकिन उसे कभी अपेक्षा नहीं थी कि यह इतनी ऊंची कीमत तक पहुंचेगा। धत्तेरे की, यह लड़का मरने लायक है। ठंडे रक्त वाले युवक ने भौहें चढ़ाईं। उसका चेहरा अत्यधिक उदास था। वह इन क्रिस्टलों को 50,000 आत्मा क्रिस्टल में खरीद सकता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी अन्य ने उसके विरुद्ध बोली लगाई और कीमत इतनी बढ़ गई। 13,000 आत्मा क्रिस्टल उसकी सीमा थी। जब वह पश्चिमी जिले से लहर रक्षक शहर आया था, तो उसके पास उतने ही आत्मा क्रिस्टल थे। अब सब इस पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष कीमत बढ़ाएगा या नहीं। 1,45,000 आत्मा क्रिस्टल।
इस पल देव अचानक चिल्लाया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वृद्ध व्यक्ति ने ठंडे चेहरे वाले युवक की ओर देखा और लंबे विराम के बाद कहा, कोई कीमत बढ़ाने वाला? कोई? 1,45,000 एक बार, 2 बार, 3 बार, बिका। एक चोट के साथ 5 तलवार क्रिस्टल देव को दिए गए। आत्मा क्रिस्टल सौंपने के बाद देव ने सफलतापूर्वक तलवार क्रिस्टल प्राप्त कर लिया। हालांकि इसने उसकी संपत्ति का आधा से अधिक खर्च कर दिया, लेकिन यह सब इसके लायक था। संसाधन तभी मूल्यवान होते हैं जब वे शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। धत्तेरे की, ये लड़का मरने लायक है। एक ओर देव को तलवार क्रिस्टल प्राप्त करते देख जितेंद्र की आंखों में तीव्र हत्या का इरादा भर गया और उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बंद हो गए। अगर वे स्थल में न होते तो वह वास्तव में वहीं गुस्सा खो देता। आत्मा क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद देव ने बहाना किया कि उसे शौचालय जाना है और स्थल से चला गया। वास्तव में वह 10,000 व्यापार कक्ष से बहुत पहले ही चला गया था। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि पवन साम्राज्य के शिष्य शत्रुतापूर्ण नजरें रखे हुए थे, इसलिए वह पहले ही फिसल गया और अधिक परेशानी नहीं चाहता था। स्थल के अंदर जितेंद्र ने पहले ही फैसला कर लिया था कि भले ही तलवार क्रिस्टल किसी अन्य को मिल जाए, वह इसे प्राप्त करने का तरीका ढूंढ लेगा। लेकिन 1 अगरबत्ती, 2 अगरबत्तियां। आधे घंटे बाद जब नीलामी समाप्त हुई, तब तक वह देव को लौटते नहीं देखा। स्पष्ट रूप से वे पहले ही चले गए थे। जी, मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं, जितेंद्र, ने जो कभी निशाना बनाया उसे कोई कभी नहीं ले सका। जितेंद्र ने आंखें सिकोड़ी। उसके लंबे संकुचित पुतलियों में एक ठंडी हत्या का इरादा चमका। अपने आवासीय क्षेत्र में लौटकर देव अपने कमरे में गया और तुरंत बंद कमरे में साधना शुरू कर दी। वह इंतजार नहीं कर सका। तलवार क्रिस्टल निकाला, क्रॉस लेग्ड बैठ गया और फिर ज्ञानोदय शाखा निकाली। उसने तलवार क्रिस्टल का एक टुकड़ा कुचला और एक समृद्ध तलवार आभा फैल गई। देव ने समय का लाभ उठाया, खुद को इसमें डुबोया और जल्दी से इसे समझ लिया। 3 वर्ष आंख पलक झपकते बीत गए। देव ने पहले ही सभी 5 तलवार क्रिस्टलों को शुद्ध कर लिया है। उसकी तलवार आभा भी सफलतापूर्वक प्रथम स्तर तक पहुंच गई। इसके बाद से हर बार जब देव तलवार खींचता तो वह तलवार की शक्ति का उपयोग कर पाता और साथ ही वह विशालकाय वानर मुट्ठी को उच्च स्तर तक साधना कर पाता। तलवार मुद्रा के 9 स्तर हैं। पहले 3 स्तर साधारण मुद्राओं के 4 स्तरों से मेल खाते हैं। अब तलवार मुद्रा का प्रथम स्तर अन्य मुद्राओं के प्रथम और द्वितीय स्तर के बराबर है। इसलिए देव ने विशालकाय वानर मुट्ठी का अभ्यास शुरू किया। निश्चित रूप से चूंकि वह अपने कमरे में साधना करते हुए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका, इसलिए देव आवासीय क्षेत्र के पीछे के प्रशिक्षण मैदान पर गया। प्रशिक्षण मैदान में 10 घंटे बीत गए। 10 दिनों के अंदर देव ने विशालकाय वानर मुट्ठी के अभ्यास में खुद को डुबो दिया। समिष्ट के मार्गदर्शन से उसने तेजी से प्रगति की, लेकिन वह अभी भी दूसरे स्तर तक पहुंचने से कुछ दूरी पर था। आखिरकार यह एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक है। वाह! उस दोपहर साधना खत्म करते ही समिष्ट देव के पास दौड़ा और कराहा, मालिक, चलो बाहर जाकर कुछ खाने को लें। यहां का खाना बुरा है, सब एक जैसा है। ठीक है, तो चलो बाहर खाने चलें। पहले कमरे में लौटकर साफ सुथरे हो लें। देव ने कुत्ते को हल्के से उछाल दिया, जो उसके कंधे पर उतर गया और दोनों प्रशिक्षण मैदान से बाहर चले गए। अपने कमरे में लौटकर देव ने स्नान किया, कपड़े बदले और रात के खाने के लिए बाहर जाने वाला था। देव, बाहर आ, बाहर आ! एक मोटी आवाज गूंजी, जो पूरे छात्रावास क्षेत्र में प्रतिध्वनित हो रही थी। तुरंत कई आकृतियां कमरों से बाहर निकलीं और जितेंद्र से झांका। उन्होंने देखा कि कुछ युवक सोने के ताऊवादी वस्त्रों में असौमधिक भावों के साथ आ रहे थे। ये लोग कौन हैं? वे यहां क्या करने आए हैं? वे अब भी देव को बुला रहे थे। उनके भावों से लगता है कि देव से उनका कोई दुश्मनी है। यह रोचक होने वाला है। एक के बाद एक आकृतियां कमरों से निकलीं, जितेंद्र पर झुकीं और सब उसी दरवाजे की ओर देखने लगीं। वह देव का कमरा था। देव, बाहर आ, बाहर आ! नेता, एक ठंडे रक्त वाला युवक, गरजा,
उसकी आवाज तेज और दूर तक पहुंचने वाली, जैसे वह जानबूझकर सभी को सुनाना चाहता हो। देव कौन है? वह कहाँ है? ठंडे रक्त वाले युवक ने कमरों पर नजर दौड़ाई, लेकिन लिन दान को नहीं देखा। वरिष्ठ भाई जितेंद्र, वहां होना चाहिए। एक युवक ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। उसने नोटिस किया कि कई लोगों की नजरें उस ओर टिकी हुई थीं, इसलिए उसने सोचा कि निश्चित रूप से वह देव का निवास है। धड़ाम! ठीक तभी दरवाजा खुला और एक आकृति धीरे से बाहर निकली। उसके कंधे पर एक सफेद कुत्ता बैठा हुआ। उस आकृति के प्रकट होते ही जितेंद्र के पुतली सिकुड़ गईं और उसके अंदर हत्या का इरादा उमड़ आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिन दान था। यहां कौन सा कुत्ता इतनी तेजी से भौंक रहा है और मुझे परेशान कर रहा है? देव ने शांतिपूर्वक कहा। उसकी नजर जितेंद्र और बाकियों पर पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा बच्चा? जल्दी तलवार क्रिस्टल बाहर निकालो, फिर वरिष्ठ भाई जितेंद्र को सिर झुकाकर माफी मांगो, अन्यथा मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपंग हो जाओगे। एक लंबा युवक बाहें बांधे खड़ा हो गया, श्रेष्ठ दिखते हुए, जैसे देव को स्कूल का प्रभारी बनना अनिवार्य हो अगर वह प्रकट हो। जितेंद्र चुपचाप एक ओर खड़ा था, लेकिन उसकी उपस्थिति एक अद्वितीय तलवार की तरह थी, जो खतरनाक महसूस करा रही थी। एक तलवार क्रिस्टल? देव के पास वास्तव में एक तलवार क्रिस्टल है? आखिर हुआ क्या? किसी को पता है? ऐसा लगता है कि ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपना लक्ष्य न प्राप्त कर लें। उनके सभी के पास बहुत मजबूत आभा है। देव मुश्किल में है। भीड़ चर्चा कर रही थी, लेकिन वे सभी लू राव के दृष्टिकोण से टिप्पणी कर रहे थे। आखिरकार यहां के लोग विभिन्न साम्राज्यों से आते हैं, लेकिन एक ही प्रतियोगिता क्षेत्र से संबंधित हैं। कुछ दुर्भावनापूर्ण लोग तो यहां तक आशा करते हैं कि देव वास्तव में अपंग हो जाए ताकि प्रतिस्पर्धी एक कम हो और उन्हें लहर रक्षक रैंकिंग में प्रवेश करने का बेहतर मौका मिले। क्या तुम डकार ले रहे हो? और वह कुत्ते की डकार है? देव ने जानबूझकर अपनी नाक दसमिष्ट घृणा से भरा दिखते हुए। तुम मौत मांग रहे हो बच्चे? लंबे युवक का चेहरा लज्जा और क्रोध से लाल हो गया। किसी ने कभी उसे इस तरह नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की थी, खासकर यह पूर्वी जिले का व्यक्ति। तुम पूर्वी जिले के कचरा, देखो कैसे मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। लंबा युवक गरजा, एक कदम बढ़ाया और हवा में उछला। उसकी आभा अचानक फट पड़ी। गहन आत्मा क्षेत्र का 7वां स्तर। इस व्यक्ति की साधना वास्तव में गहन आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर की चोटी पर है। धत्तेरे की, वे किस क्षेत्र के हैं? कैसे कोई भी इतनी ऊंची साधना स्तर रख सकता है जो हमारे पूर्वी क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभाओं के समान है? एक पल के लिए सभी आश्चर्य से चिल्लाए, लड़के, तुम अपनी अहंकार के लिए कीमत चुकाओगे। बात खत्म करने से पहले लंबा युवक ने हवा में पकड़ने का इशारा किया और प्रकाश की चमक के साथ एक हरा लंबी तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। भंग करने वाली चीरन! लंबा युवक गरजा और अपनी लंबी तलवार से नीचे की ओर चीर दिया। एक हरी तलवार किरण 10 मीटर से अधिक लंबी आकाश से भयानक गति के साथ निकली, जैसे पूरा स्थान चीरा गया हो। इतनी शक्तिशाली, यह तलवार प्रहार एक साधारण 7वें स्तर गहन आत्मा क्षेत्र साधनाकार सहन नहीं कर सकता। ये लोग आखिर कौन हैं? सभी भयभीत दिखे। उनमें से पूर्वी जिले चयन प्रतियोगिता में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले ये श्वान और वंदन के चेहरे भी बदल गए। यहां तक कि वे दोनों को भी उस तलवार प्रहार की शक्ति सहने का आत्मविश्वास नहीं था। वाह! समिष्ट कुछ बार गरजा, कार्रवाई करने वाला था, लेकिन देव ने उसके सिर को दबा दिया, कहते हुए, जरूरत नहीं, इसे मुझे सौंप दो। तुम यहां रहो और नजर रखो। शूश! हवा की गति से देव बिजली की तरह शून्य से गुजरा, तुरंत लंबे युवक के सामने प्रकट हो गया। हत्या तलवार तकनीक, लोगों को मारो! देव ने उदासीनता से कहा और अपनी उंगली की झटके से एक रक्तलाल प्रकाश की किरण निकली, हमला करने को तैयार। धड़ाम! एक कानफोड़ू गर्जना के साथ हरी तलवार प्रकाश तुरंत समाप्त हो गया। लंबे युवक का भाव बदल गया, लेकिन लाल आभा कम न हुई, जो उसके ऊपर जोर से टकराई। धड़! लंबा युवक जैसे पंख टूटे पक्षी सीधे नीचे गिरा, धूल का बादल उड़ा दिया। दृश्य मृत्यु जैसा शांत हो गया। एक चाल, बस एक चाल, और लंबा युवक हार गया। भीड़ ने भ्रमित नजरों से एक दूसरे को देखा।
उनकी आंखें आश्चर्य से भरीं। ये श्वान और वंदन ने नजरें मिलाईं। उनके होठों पर कड़वी मुस्कान खेल रही। हालांकि वे पूर्वी जिले चयन प्रतियोगिता में दूसरे और तीसरे थे, लेकिन उनके और देव के बीच का अंतर केवल एक रैंकिंग का मामला नहीं था। धड़। फिर देव सीधे जमीन पर उतरा, लंबे युवक के पेट पर कदम रखा। फुफ। लंबा युवक ने एक मुंह रक्त उगला। उसका चेहरा मृत्यु जैसा पीला। उसने देव को तीव्रता से घूरा। उसकी आंखों में न क्रोध बल्कि आश्चर्य भी था। लड़के, अपना पैर हटा लो। क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? हम पश्चिमी छोर के हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर है कि घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। ठंडे रक्त वाले युवक कई चिल्लाते पुरुषों से घिरा, फिर भी घमंडी भाव बनाए रखे हुए था। क्या ये लोग पश्चिमी छोर के हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी साधना स्तर इतनी ऊंची है। 4 जिलों में पश्चिमी जिले की समग्र युद्ध शक्ति सबसे मजबूत है। देव अब बड़ी मुश्किल में है। तो वे पश्चिमी जिले के हैं, नांगोंग जियान ने विचारपूर्ण ढंग से कहा। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान खेल रही। यह सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा होगा अगर देव अपंग हो जाए, या इससे बेहतर अगर वह मारा जाए। आसपास की भीड़ की चीखें सुनकर ये पश्चिमी जिले के युवक सिर ऊंचा किए। उनका घमंड और मजबूत हो गया। वे निश्चित थे कि देव उनकी उत्पत्ति जानने के बाद घुटनों पर माफी मांगेगा। पश्चिमी 2023 जिला, क्या वह इतना शक्तिशाली है? कुछ खास नहीं। मैंने इसे एक चाल में कीचड़ बना दिया। देव ने आश्चर्य का नाटक किया। नीचे अपने पैरों के पास लंबे युवक की ओर देखा। क्या तुम? मैं। जैसे ही लंबा युवक गाली देने वाला था, देव ने उसके छाती पर कदम रखा, उसे सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। उसे छोड़ दो बच्चे। क्या तुम मौत मांग रहे हो? उसे छोड़ दूं, निश्चित रूप से। देव रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और लंबे युवक को लात मार दी। हिस्स। तुरंत कमरे में सामूहिक सांस लेने की आवाज गूंजी। इतना साहसी। दूसरा पक्ष पश्चिमी जिले का है और उनकी शक्ति निर्विवाद है। देव की कार्रवाइयां अविश्वसनीय रूप से साहसी हैं। क्या वह समूह हमले से डरता नहीं? हा हा हा, यह लड़का वाकई खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। नांगोंग जियान हंसा, देव को दूसरे पक्ष द्वारा कीचड़ बनाए जाने की आशा करते हुए। तुम्हें मरना चाहिए। उसके हाथ पैर तोड़ दो और उसके दांतियन को अपंग बना दो। अचानक ठंडे रक्त वाले युवक ने कहा। उसकी आंखों में स्पष्ट हत्या का इरादा भरा। स्पष्ट रूप से देव की कार्रवाइयों ने उसे पूरी तरह उकसा दिया था। श्विश श्विश। एक पल में 2 आकृतियां चमकीं और देव के सामने प्रकट हो गईं। हत्या तलवार तकनीक, लोगों को मारो। देव ने निम्न स्वर में चिल्लाया और एक रक्तलाल इंद्रधनुष निकला। उसके भौहों के बीच एक रक्तलाल तलवार चिन्ह चमका। यह लाल इंद्रधनुष पिछले लाल प्रकाश से भी अधिक चमकीला और शक्तिशाली था, क्योंकि 2 दिन पहले उसने प्रशिक्षण मैदान में मानव हत्या तकनीक को दूसरे स्तर तक साधना कर लिया था। धड़ धड़। 2 तेज धमाकों के साथ 2 आकृतियां एक साथ पीछे हटीं, जमीन पर लंबा निशान छोड़ते हुए। सभी आश्चर्य से सांस लेने लगे। यह पहले ही आश्चर्यजनक था कि देव ने पश्चिमी जिले की एक प्रतिभा को हराया, लेकिन अब उसने वास्तव में 2 लोगों को एक साथ पीछे धकेल दिया। शिकमो, इन 2 लोगों की साधना स्तर उस लंबे युवक से कमजोर नहीं थे। यह सरासर भयानक है। धत्तेरे की, यह लड़का इतना कैसे मजबूत हो सकता है? क्या वह और मजबूत हो गया है? नांगोंग जियान ने दोनों हाथों से रेजितेंद्र को कसकर पकड़ा। उसके चेहरे पर ईर्ष्या, येन हैन और थोड़ी बेचैनी भरी। पश्चिमी जिले के लोग कुछ खास नहीं हैं। देव ने सिर हिलाया और होंठ फुलाए। तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम मौत मांग रहे हो बच्चे। 2 युवकों ने तुरंत क्रोधित होकर उड़ान भरी। वे पश्चिमी जिले की प्रतिभाएं थे और अब पूर्वी जिले के एक लड़के द्वारा तुच्छ समझे जा रहे थे। यह पूर्ण अपमान था। उनके अंदर देव को मारने की तीव्र इच्छा विकसित हो गई। मारो मारो। 2 युवक गरजे और देव की ओर दौड़े। दौड़ते हुए उनकी आभाएं फटीं और अपनी लंबी तलवारों की झटके से दर्जनों तलवार ऊर्जाएं निकलीं जो लीन दान को घेर लीं। हत्या। देव ने वही चाल फिर से इस्तेमाल की और एक रक्त लाल इंद्रधनुष भयानक आभा से भरा आकाश से निकला। धड़ धड़ धड़। तलवार ऊर्जाएं एक के बाद एक समाप्त हो गईं
और सभी ने केवल रक्त का चमक देखा और दो आकृतियां टूटे बोरे की तरह उड़ गईं। हिस्सा सभी आश्चर्य से सांस लेने लगे, अविश्वास से चुप। अधिकांश लोगों के मन में पश्चिमी जिले के कैसे लगभग अजेय थे, देवताओं जैसी अस्तित्व, लेकिन अब देव के सामने वे इतने कमजोर थे। निश्चित रूप से वे यह नहीं सोचते थे कि पश्चिमी जिले की प्रतिभा कुछ खास नहीं है, बल्कि वे सोचते थे कि देव बहुत मजबूत हैं। उन दो युवकों में से कोई भी आसानी से उनमें से अधिकांश को बहा सकता था, लेकिन वे देव के लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। वाह! समिष्ट रे जितेंद्र पर खड़ा होकर लगातार चिल्ला रहा था, उछल कूद कर उत्साहित हो रहा था, ताली बजा रहा था और देव के लिए तारीफ कर रहा था। धड़! दो युवक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरे, रक्त उगलते हुए, उनके चेहरे पीले और भय से भरे। मुझे देखो, यहां तक कि मैं पश्चिमी जिले से कुछ खास नहीं हूं। देव ने कंधे उचकाए, जैसे अभी सोचा हो, और दो युवकों की ओर भी देखा, जिससे वे शर्म से लाल हो गए और लगभग रक्त उगलने वाले थे। अपमानजनक, पूर्णतः अपमानजनक। पश्चिमी जिले की प्रतिभाओं के रूप में वे हमेशा अन्य 3 जिलों द्वारा सम्मानित होते थे। उन्होंने कभी ऐसा अपमान नहीं झेला था और वे फटने की कगार पर थे। लड़के, तुम अपनी मूर्खता के लिए कीमत चुकाओगे। जितेंद्र ने सीधे देव को घूरा, उसकी आंखों में तीव्र हत्या का इरादा भरा। यह अब कुछ क्रिस्टलों का मामला नहीं है, बल्कि पश्चिमी जिले की प्रतिष्ठा का मामला है। वह देव के रक्त का उपयोग करके पश्चिमी जिले का अपमान करने वालों के परिणाम घोषित करना चाहता है। देखो, फिर शुरू हो गया। तुम इतने आत्मविश्वासी दिखते हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है। देव ने सिर हिलाया। यह पश्चिमी जिले की प्रतिभाशाली लोगों में इतना ऊंचा आत्मसम्मान है। लड़के, तुम्हारा अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हें हमारे पश्चिमी जिले का अपमान करने की हिम्मत करने से तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। जितेंद्र की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मुट्ठी कसते हुए एक लंबी तलवार हवा में प्रकट हो गई। धड़ाम! एक तेज और प्रभुत्वपूर्ण आभा उसके शरीर से फूटी और असंख्य तलवार ऊर्जाएं उसके चारों ओर घूमने लगीं, हवा को चीरते हुए सिसकारने वाली आवाज के साथ। तलवार इरादा! यह वास्तव में तलवार इरादा है! किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा। उसने वास्तव में तलवार कला का सार समझ लिया है। देव का भाव बदल गया। नीलामी घर में जितेंद्र तलवार क्रिस्टल खरीदना चाहता था, जिसका मतलब था कि उसने पहले ही तलवार की शक्ति को समझ लिया था। यह तलवार आभा देव द्वारा समझी गई तलवार आभा से भी मजबूत है। अनुमान है कि यह प्रथम स्तर से ऊपर दूसरे स्तर के करीब होनी चाहिए, जबकि देव की तलवार आभा केवल प्रथम स्तर पर है। हालांकि तलवार आभा के अलावा देव ने हवा और बिजली की आभा भी समझ ली है। 3 आभाओं को मिलाकर वह अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी तरह बेखौफ था। बेटे, क्या तुमने अपनी अंतिम बातें तैयार कर ली हैं? जितेंद्र ने ठंडे ढंग से कहा, और बात खत्म करते ही उससे एक और अधिक शक्तिशाली आभा निकली, जिससे उसकी गहन आत्मा क्षेत्र की 7वीं स्तर की साधना प्रकट हो गई। एक पल में तलवार ऊर्जा गरजी, हवाएं उफानी मारने लगीं और आभा भारी थी। जितेंद्र वाण एक अद्वितीय युद्ध देवता की तरह था और बस खड़ा होने से कई लोगों को भय से कांपने लगा। अगर लड़ना है तो लड़ो, इतनी बकवास बंद करो। देव ने होंठ कुमड़े। उसके अचानक शब्दों से कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। जितेंद्र की आभा इतनी आश्चर्यजनक थी, फिर भी देव ने कोई भय नहीं दिखाया और उकसाने की हिम्मत की। वह सरासर साहसी था। ठीक है, जल्द ही तुम घुटनों पर दया मांगोगे। जितेंद्र इतना गुस्से से हंसा, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया और वह कार्रवाई करने वाला था। रुको! अचानक एक तेज चीख गूंजी। आवाज साफ आसमान से बिजली की तरह गड़गड़ाई, सभी के कानों में फटी। तुरंत सभी के भाव बदल गए। इस बीच एक सफेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ, जो आवासीय क्षेत्र के ऊपर मंडरा रहा था, दृश्य को नीचे देखते हुए। नदी वरिष्ठ। देव का भाव हल्के से बदल गया। नदी वरिष्ठ ने हवा में एक कदम बढ़ाया और कुछ कदमों में जमीन पर उतर गया, देव के रास्ते को रोकते हुए। उसने जितेंद्र की ओर देखा और कहा, जी, तुम पूर्वी जिले के नहीं हो, है ना? क्या तुम्हें पता है कि अन्य जिलों में अनधिकृत प्रवेश करने के परिणाम क्या हैं?
यह सुनकर जितेंद्र का भाव कुछ असुविधाजनक हो गया। सामने वाले वृद्ध की साधना स्तर से पंडान करते हुए वह पूर्वी जिले का प्रभारी होना चाहिए। लहर रक्षक शहर के नियमों के अनुसार उसे बिना अनुमति के अन्य जिलों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वह आत्मविश्वासी था कि वह कुछ चालों में देव को हरा सकता है। प्रभारी आने से पहले वे क्रिस्टल लेकर चले जाते तो कुछ नहीं होता। हालांकि देव की युद्ध शक्ति ने उसकी अपेक्षाओं को पार कर दिया, उनके 3 लोगों को लगातार हराया। जैसे ही वह खुद कार्रवाई करने वाला था, अप्रत्याशित रूप से प्रभारी को सचेत कर दिया। स्पष्ट रूप से वह अब देव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वरिष्ठ, जितेंद्र ने कहा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रहीं। यह व्यक्ति मेरे पश्चिमी जिले के 3 लोगों को घायल कर चुका है और असभ्य बातें कही हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसे कठोर दंड दें। देव ठंडे ढंग से मुस्कुराया। तो खलनायक पहले आरोप लगाता है? यह सुनकर नदी वरिष्ठ ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और देव की ओर देखा। देव ने फिर हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, नदी वरिष्ठ, वे 3 वास्तव में मेरे द्वारा घायल हुए हैं। हालांकि वे ही पहले आए थे मुझे उकसाने, मेरे असंख्य प्रकटीकरण क्रिस्टल को छीनने। मुझे लड़ाई के अलावा कोई चारा न था। जैसा आप जानते हैं, लड़ाई में तलवारें और भाले आंखों पर नहीं। अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ न करता तो शायद मैं गिरने वाला होता। मैं देखता हूं। नदी वरिष्ठ की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया और जितेंद्र की ओर देखा। लड़के, तुम पहले गलत थे। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। 1, इन लोगों को लेकर यहां से निकल जाओ। 2, मुझे लहर रक्षक शहर के शहर प्रभु को रिपोर्ट करने दो और वह खुद फैसला करेंगे। वरिष्ठ, मैं पश्चिमी जिले का हूं। क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? जितेंद्र हार मानने को तैयार न लग रहा। तो पश्चिमी जिला हो तो क्या? भले ही तुम्हारे पश्चिमी जिले का प्रभारी आए, मैं फिर भी वहीं रहूंगा। नदी वरिष्ठ का रवैया दृढ़ था। पूर्वी जिले के हितों की रक्षा में वह कभी पीछे न हटता। घृणित, जितेंद्र ने मन ही मन गरजा। देव को तीव्र हत्या के इरादे से घूरा। लड़के, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बस इंतजार करो। बात खत्म करके जितेंद्र ने समर्थित समूह को लेकर चले गए। जितेंद्र और बाकियों को जाते देख देव ने सिर हिलाया और मन ही मन ठंडे ढंग से हंसा। यह तुम्हारी अच्छी किस्मत है ना? अगर नदी वरिष्ठ न आते तो देव को 90% से अधिक आत्मविश्वास था कि वह जितेंद्र को हरा सकता है। देव का सिद्धांत है कि चुनौतियों का सामना बिना भय के। शिकामो जितेंद्र और उसके समूह ही पहले आए थे उसे उकसाने। अगर देव स्थिति के बढ़ने की चिंता न करता तो वह उन्हें कब का मार चुका होता। सभी बिखर जाओ। नदी वरिष्ठ मुड़ा, हाथ हिलाया और बाकी लोग एक एक करके बिखर गए। हालांकि जाते हुए कई लोग देव की ओर देखने से खुद को रोक न सके। उनकी आंखें आश्चर्य और आदर से भरीं। यह दूरस्थ साम्राज्य का लड़का फिर से उनकी समझ को परिभाषित कर चुका। कई लोग आशा कर रहे हैं कि लहर रक्षक रैंकिंग की इस लड़ाई में कुछ असाधारण होगा। नाटक समाप्त होने के बाद देव को बाहर खाने का मन न था। वह आवासीय क्षेत्र में ही खा लिया और फिर अपने कमरे में साधना करने चला गया। जल्द ही देव द्वारा 3 पश्चिमी जिले प्रतिभाओं को हराने की खबर पूरे लहर रक्षक शहर में फैल गई। रिपोर्टों के अनुसार जब खबर पश्चिमी जिले तक पहुंची तो जितेंद्र और बाकियों ने कहानी को सजाया, संवारा और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा। पश्चिमी जिले की प्रतिभाओं को क्रोधित कर दिया। उन्होंने सभी प्रतिज्ञा की कि मुख्य प्रतियोगिता में देव को सबक सिखाएंगे और पूर्वी जिले के लोगों को सबक सिखाएंगे। देव को इसका पता न था, क्योंकि वह अपने कमरे में लगन से साधना कर रहा था। 2 सप्ताह बाद एक रोमांचक दिन अंततः आ गया। लहर रक्षक रैंकिंग की मुख्य प्रतियोगिता आज शुरू होगी। झंकार झंकार झंकार, मधुर घंटियों की आवाज लहर रक्षक शहर के ऊपर आकाश में गूंजी। सुबह सुबह लहर रक्षक शहर की सड़कें पहले ही लोगों से भरी हुई थीं और कुछ लोग तो छतों पर खड़े थे, जो एक काफी भव्य दृश्य बना रहा था। तुरंत लहर रक्षक शहर के केंद्र में 4-5 रंग वाले दिव्य पक्षी उड़ान भरे और 4 अलग अलग दिशाओं में उड़ चले। 5 रंग वाला दिव्य स्पैरो गहन आत्मा क्षेत्र का 9वां स्तर का राक्षस है,
जो प्राचीन दिव्य पशु वर्मिलियन बर्ड का रक्त वंश रखता है और अत्यंत दुर्लभ है। लहर रक्षक रैंकिंग की मुख्य प्रतियोगिता अंततः शुरू होने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन लहर रक्षक रैंकिंग पर चढ़ पाएगा। इस बार सभी 6 प्रमुख शक्तियां उपस्थित हैं, जिनमें गहन द्वार और उजाड़ पैलेस के प्रतिनिधि शामिल हैं। लहर रक्षक रैंकिंग पर जगह बनाना इन शक्तियों में शामिल होने का बहुत अच्छा मौका देता है और भविष्य असीमित है। अनुमान है कि पिछले वर्षों की तरह लहर रक्षक रैंकिंग की शीर्ष रैंकिंग अधिकांशतः पश्चिमी जिले द्वारा हावी होगी। यह जरूरी नहीं। मैंने सुना है कि दक्षिणी और उत्तरी जिलों में भी कुछ असाधारण प्रतिभाशाली उभरे हैं। ओह, मैं देखता हूं, यह रोचक होने वाला है। पूर्वी जिला। एक खुले स्थान के केंद्र में एक 5 रंग वाला दिव्य पक्षी धीरे से उतरा। नदी वरिष्ठ और बाकी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लड़कों, ऊपर चढ़ो, नदी वरिष्ठ ने चिल्लाया और पहले दिव्य स्पैरो पर उछल गया। उसके पीछे कई वरिष्ठ, देव और बाकी भी उछल पड़े। ली! एक लंबी चीख के साथ दिव्य पक्षी आकाश में उड़ा, पंख फड़फड़ाए और प्रकाश की किरण के रूप में दूर गायब हो गया। साथ ही लहर रक्षक शहर के अन्य 3 जिलों से भी एक प्रकाश की किरण उड़ी, पूर्व की ओर एक ही दिशा में। 4 दिव्य पक्षी लहर रक्षक शहर के ऊपर उड़े, सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए। सभी की नजरें 4 दिव्य पक्षियों पर, युवा आकृतियों पर केंद्रित थीं। उनमें वरिष्ठ, मध्यम आयु के पुरुष, किशोर और बच्चे थे। उनकी आंखों में विभिन्न भावनाएं प्रकट हो रही थीं, जैसे श्रद्धा, भावुकता, लालसा और जिज्ञासा। जल्द ही 4 दिव्य पक्षी लहर रक्षक शहर के ऊपर उड़ गए। दिव्य स्पैरो बहुत तेज था, आधे घंटे से कम में 1000 मील से अधिक की दूरी तय कर ली और अंततः महान दीवार के एक भव्य खंड पर रुक गया। नीचे उतरो! नदी वरिष्ठ दिव्य पक्षी से कूद गया और महान दीवार पर उतर गया। देव और बाकी भी कूद पड़े। चारों ओर देखते हुए महान दीवार नजरों से ओझल होने तक फैली हुई थी। दीवार के ऊपर कवचधारी रक्षक इधर उधर गश्त कर रहे थे, कड़ी सुरक्षा बनाए रखते हुए। महान दीवार के दूसरी ओर पीला रेत का विशाल विस्तार था, एक अंतहीन मरुस्थल जहां उग्र हवाएं बह रही थीं, उदास और निराशाजनक। क्या यह महान दीवार है? भीड़ में किसी ने चिल्लाया। महान दीवार? देव भ्रमित दिखा। देखो, साम्राज्य पैलेस के लोग आ गए! अचानक किसी ने चिल्लाया। तुरंत सभी का ध्यान उस ओर खींच गया। महान दीवार के एक ओर आकाश में ऊंचा एक समूह की आकृतियां उड़ीं। ये लोग सोने के युद्ध वस्त्रों में लिपटे थे, उनके हाथ पीछे बंधे, एक शक्तिशाली और गहन आभा उत्सर्जित कर रहे, महासागर जितनी गहरी। उनकी आंखें जल शांत थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई जादुई शक्ति हो जो भय पैदा करती हो, उन्हें सर्वोच्च राजाओं की तरह दिखाती जो आज्ञाकारिता मांगते हैं। उजाड़ पैलेस लहर रक्षक क्षेत्र की 6 प्रमुख शक्तियों में दूसरी सबसे मजबूत शक्ति है, गहन द्वार के बाद, और सौभाग्य बर्फ पैलेस से भी थोड़ी मजबूत। देखो, वे बर्फ आत्मा पैलेस के लोग हैं। तुरंत उसके बाद एक अन्य समूह की आकृतियां सुंदरता से अंदर आईं। वे बर्फ नीले वस्त्रों में महिलाओं का समूह था, एक आकाशीय हवा के साथ और उदासीन भावों के साथ, जैसे वे पवित्र और अस्पृश्य हों। उनमें देव ने एक परिचित आकृति देखी। मोनिका भी वहां थी, लेकिन इस बार वह नेतृत्व नहीं कर रही थी। नेता एक चांदी के बालों वाली महिला थी। इसके बाद वज्र कारागार संप्रदाय, ब्लडफिएंड संप्रदाय और तलवार संप्रदाय भी एक के बाद एक पहुंचे। वज्र कारागार संप्रदाय के जयकांत और तलवार संप्रदाय के हरविलास सभी परिचित चेहरे थे। ऐसा लगता है कि लगभग सभी पहुंच चुके हैं। वज्र कारागार संप्रदाय, एक गहरी आंखों वाला वृद्ध ने कहा, चारों ओर देखते हुए। यह व्यक्ति लेई शियाओ है, वज्र कारागार संप्रदाय का उप संप्रदाय प्रमुख। यह गहन द्वार संप्रदाय हमेशा की तरह घमंडी है। ठीक कुछ वर्ष पहले की तरह वे अंतिम पहुंचे। ब्लडफिएंड संप्रदाय में एक रक्त लाल वस्त्रों में मध्यम आयु का पुरुष, जिसका चेहरा कागज जितना पीला था, हल्के से हौंफा, थोड़ा असंतुष्ट। यह व्यक्ति ब्लडस्टेन था, ब्लडफिएंड संप्रदाय का उप संप्रदाय प्रमुख। चिल्लाओ! ठीक तभी क्षितिज से एक श्विश की आवाज आई। तुरंत उसके बाद 3 आकृतियां बादलों से बाहर निकलीं।
3 पुरुष सभी काले ताओवादी वस्त्रों में थे। लंबे बहते बाल और चौड़े वस्त्र जो हवा में लहरा रहे थे, उन्हें एक परिष्कृत और दुनिया से परे हवा दे रहे थे। नेता लगभग 50 वर्ष का था, सफेद बाल और दाढ़ी के साथ, और जल शांत आंखें एक शांत और सुंदर हवा उत्सर्जित कर रहा। दोनों ओर के 2 व्यक्ति लगभग 30 वर्ष के चुपचाप खड़े थे। चिल्लाओ! अचानक 3 आकृतियां हवा में गायब हो गईं। अगले पल वे सीधे महान दीवार पर प्रकट हो गए। टेलीपोर्टेशन! देव का भाव बदल गया। यह गतिनग्न आंखों से पहचानना असंभव था। उसे नहीं पता था कि ये लोग बस बहुत तेज थे या कोई स्थानिक हेरफेर तकनीक का उपयोग कर रहे थे। गहन द्वार संप्रदाय ने इस बार केवल 3 लोगों को भेजा। जसदेव, लंबे समय बाद मिले। इस बार तुम्हारा गहन द्वार केवल 3 लोगों को भेजा। ब्लडफिएंट संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख ब्लडमार्क मुस्कुराए, उसका लहजा कुछ व्यंग्यात्मक। गुणवत्ता संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है, जसदेव ने शांतिपूर्वक कहा, जैसे सोने जितने मूल्यवान शब्द कह रहा हो, एक शब्द भी अधिक न कहना चाहता। सही कह रहे हो। तुम्हारा गहन द्वार 6 प्रमुख शक्तियों में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और सबसे मजबूत शक्ति रखता है। हर बार सबसे अधिक प्रतिभाओं को भर्ती करता हो, तुलना ही नहीं। वज्रकारगार संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख लेई शियाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, कुछ लाचार दिखते हुए। जबकि बर्फ आत्मा पैलेस की उप महल प्रमुख डींग याओ, जिसे चांदी बालों वाली महिला के नाम से जाना जाता है, उदासीन रही और शुरू से अंत तक एक शब्द न कहा। इस बीच तलवार संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख यूयी भावहीन रहा, दूर मरुस्थल को देखते हुए विचारों में खोया। इसके बाद से लहर रक्षक क्षेत्र की सभी 6 प्रमुख शक्तियां, एक संप्रदाय, 2 महल और 3 कबीले सहित उपस्थित थीं। सभी यहां हैं। इस पल एक गहरी और शक्तिशाली आवाज गूंजी और एक ग्रे वस्त्रों में वृद्ध हवा में कदम रखते हुए आया। वृद्ध 60 वर्ष का लग रहा था, लेकिन वह चमकदार था और उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान थी, जो लोगों को बहुत सुलभ महसूस करा रही थी। मुंह प्रभु, लंबे समय बाद मिले। शहर प्रभु माणिक। जब 6 प्रमुख शक्तियों ने वृद्ध को देखा, तो गहन द्वार और उजाड़ पैलेस को छोड़कर सभी ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। वृद्ध कोई और नहीं बल्कि लहर रक्षक शहर का शहर प्रभु माणिक युआन था। माणिक मुस्कुराते हुए शहर की दीवार पर उतरा, गहन द्वार और उजाड़ पैलेस के घमंड को नजरअंदाज करते हुए। उसने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, आप बहुत दयालु हैं। अब जब सभी यहां हैं तो शुरू करते हैं। इस पल 4 विभागों के युवा पहले ही तैयार और उत्सुक थे, प्रत्येक अपनी क्षमताओं को आजमाने को बेताब। दूसरी ओर देव गहन विचार में डूबा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मुख्य प्रतियोगिता महान दीवार पर क्यों हो रही है। ठीक है, चूंकि ऐसा है, और आपकी दयालु पेशकश के लिए धन्यवाद। मैं लहर रक्षक रैंकिंग की मुख्य प्रतियोगिता के पहले चरण के नियम घोषित करता हूं। माणिक हल्के से मुस्कुराया। 4 प्रमुख विभागों के लोगों का सामना करते हुए उसकी आवाज गूंजी, महानुभावों, मैं माणिक हूं, लहर रक्षक शहर का शहर प्रभु। पहले, लहर रक्षक रैंकिंग निर्धारित होने से पहले 2 चरणों की प्रतियोगिता होगी। पहले चरण में तुम्हें इस जंगली भूमि में 1 महीने तक जीवित रहना होगा। तुम में से अधिकांश शायद पहली बार यहां हैं, इसलिए मैं तुम्हें जगह का परिचय दूं। यह महान दीवार है, बर्बर राक्षस जाति के आक्रमण के खिलाफ एक बाधा। राक्षस उस सामने की उदास जगह में रहते हैं। वे स्वभाव से युद्धप्रिय और रक्त पिपासु हैं। 100 वर्ष पहले असंख्य मनुष्य उनके हाथों मारे गए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने राक्षस आक्रमण का विरोध करने के लिए एक रक्षात्मक बाधा बनाई। हाल के दशकों में मानव जाति तेजी से विकसित हुई है और इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। राक्षस जाति ने कई बार हमला किया और हर बार भारी हानि उठाई। वे अब महान दीवार पर शायद ही हमला करते हैं। तुम्हारा इस महीने का कार्य है जंगली में राक्षसों की जानें लेना। हर राक्षस को मारने पर तुम्हें अंक मिलेंगे। अंकों में शीर्ष 300 अगले चरण में जाएंगे, जबकि बाकी बाहर हो जाएंगे। यहां तक पहुंचकर माणिक थोड़ा रुका, फिर कहा, जंगली विशाल और असीमित है।
तुम्हें केवल बाहरी इलाकों में शिकार करना है और तुम राक्षस सेना को सचेत नहीं करोगे। इसके अलावा राक्षस जाति को उनकी शक्ति के अनुसार 5 स्तरों में विभाजित किया गया है, जो गहन आत्मा क्षेत्र के 5वें से 9वें स्तर से मेल खाते हैं। पहचान का चिन्ह उनके चेहरे पर उकेरा गया चिन्ह है। एक चिन्ह प्रथम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जो गहन आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर की युद्ध शक्ति है। 5 चिन्ह 5वें स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गहन आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर की युद्ध शक्ति है। प्रथम स्तर राक्षस 1 अंक, द्वितीय स्तर राक्षस 3 अंक, तृतीय स्तर राक्षस 5 अंक, चतुर्थ स्तर राक्षस 7 अंक, पंचम स्तर राक्षस 10 अंक। पंचम स्तर या इससे ऊपर के राक्षसों के बारे में तुम शायद उनसे न मिलोगे जब तक कि तुम जंगली के गहन भाग में न जाओ। निश्चित रूप से अगर तुम्हें मृत्यु का भय नहीं तो कोशिश कर सकते हो। राक्षसों को मारने का प्रमाण उनके दांत हैं। समय आने पर तुम समझ जाओगे कि केवल बायां दांत ही है। ठीक है, बस इतना ही। कोई प्रश्न? अगर नहीं तो चलो। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद माणिक ने सिर हिलाया और सामने के मरुस्थल की ओर इशारा किया। 300 मील आगे हम जंगली में प्रवेश करेंगे। 3000 मील के क्षेत्र के अंदर जंगली आती है। यह तुम्हारे शिकार के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। जाओ। श्विश 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 शब्दों के साथ ही आकृतियां ऊपर उड़ीं, आकाश से गुजरती हुईं और महान दीवार से दूर उड़कर दूर जंगली की ओर। 4 जिलों के 500 युवा एक साथ रवाना हुए, जैसे आकाश में उड़ते पक्षियों का झुंड, और जल्द ही दूरी में गायब हो गए। इन युवाओं के गायब होने की दिशा को देखते हुए 6 प्रमुख शक्तियों के प्रमुखों और उनके संबंधित जिलों ने तनाव और अपेक्षा दिखाई। महान दीवार से उड़कर दूर जाने के बाद देव उदास जंगली की ओर बढ़ा। उनके चारों ओर सैकड़ों आकृतियां एक साथ उड़ान भर रही थीं। हालांकि सैकड़ों लोगों के एक साथ हवा से चलने पर वायु प्रवाह धीरे धीरे उथल पुथल हो गया और जल्द ही वे बिखर गए, छोटे समूह बनाते हुए या अलग अलग दिशाओं में अकेले जाते हुए। जंगली विशाल है और विभिन्न दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। पूर्वी जिले में अधिकांश लोग 3 बड़े साम्राज्यों के शिष्य थे। देव एकमात्र छोटे साम्राज्य का था। स्वाभाविक रूप से वह अकेले कार्य कर रहा था। यह भी अच्छा है। कोई बंधन नहीं और कोई चिंता नहीं। देव के पास कम चिंताएं हैं। चूंकि हम राक्षसों का शिकार करना चाहते हैं, हमें पहले जंगल में प्रवेश करना होगा। देव ने मन ही मन सोचा। देखते हुए कि अब सांझ हो चुकी थी, उसने अपने पैरों से धक्का मारा और दूर की ओर तेजी से भागा। अंत में अंधेरे के गिरने से पहले हम जंगल में कदम रख चुके थे। जितना आंखें देख सकें, वहां एक वीरान पर्वत श्रृंखला है, कीड़ों और पक्षियों की आवाजों के साथ प्राचीन आदिम वन का वातावरण प्रस्तुत करती हुई। देव जंगल में दौड़ा, पहाड़ी दीवार में एक गड्ढा खोदा, क्रॉस लेग्स बैठा और अभ्यास शुरू करने लगा। अब अंधेरा हो गया है और कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। शिकार करने का अच्छा समय नहीं है। पूरी रात अभ्यास करने के बाद सुबह जल्दी देव ने अपनी भंडारण अंगूठी में संग्रहित चीजें खाईं और फिर अपने आसपास की खोज की। उसका वर्तमान लक्ष्य स्पष्ट है, राक्षसों का शिकार करना और अंक संचित करना। राक्षस स्वभाव से क्रूर और रक्त पिपासु होते हैं। देव ने अनुमान लगाया कि वे शायद घने जंगलों में रहते होंगे, जहां वे हवा और बारिश से आश्रय ले सकें और जहां जंगली जानवर अक्सर घूमते हों, जिससे उनका शिकार करना आसान हो। सोचते हुए देव एक दिशा में दौड़ पड़ा। सावधानी के तौर पर देव ने जानबूझकर अपनी आभा दसमिष्ट और हवा में धीरे धीरे उड़ा। स्विश स्विश। अचानक नीचे शाखाओं की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। देव का चेहरा बदल गया और उसने नीचे देखा। 2 आकृतियां जंगल के माध्यम से दौड़ रही थीं। क्योंकि यह इतना अचानक था और 2 आकृतियां इतनी तेजी से चल रही थीं, देव ने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा। उसने तुरंत हिलाया और उनका पीछा किया। मेरा पीछा मत करो, मेरा पीछा मत करो, मदद मदद। नीचे के जंगल से एक चीख निकली। देव जंगल पर कदम रखा और आवाज की दिशा की ओर तेजी से भागा। जल्द ही देव आवाज के करीब और करीब पहुंच गया और धुंधले रूप से एक अजीब गड़गड़ाती आवाज सुनी, गहरी और प्राचीन। अंत में आगे कई आकृतियां दिखाई दीं और देव जल्दी से रेंग कर चला गया और किनारे पर छिप गया।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक बैंगनी ताओइस्ट रोब पहने युवक ने विनती की। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैर में एक लोहे का तीर लगी हुई थी। उसके सामने दो काली आकृतियां खड़ी थीं। दो काली आकृतियां काफी लंबी थीं, लगभग 3 मीटर ऊंची, पूरी तरह से काली, जानवरों की खाल और घास से बनी कपड़ों में सजे हुए। उनके मुंह के कोनों पर दो बर्फ सफेद दांत, बड़े काले कुल्हाड़ियों को पकड़े हुए, भयानक चेहरे और धमकी भरी आभा के साथ। राक्षस! देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे राक्षस जाति के बारे में थोड़ा ज्ञान था और उसके सामने के दो व्यक्ति स्पष्ट रूप से राक्षसों जैसे दिख रहे थे। स्क्वीक, स्क्वीक! दो राक्षसों ने एक नजर आपस में डाली और अजीब भाषा में बोले। फिर उनके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उनकी आंखें उपहास से भरी हुई बैंगनी रोब वाले युवक को देख रही थीं, जैसे वे शिकार को देख रहे हों। देव ने नोटिस किया कि दो राक्षसों के चेहरे पर प्रत्येक के 3 चिन्ह थे, जो दर्शाते थे कि वे तीसरे स्तर के राक्षस थे और 7वें स्तर के श्वानलिंग राज्य के योद्धा के बराबर युद्ध शक्ति रखते थे। वास्तव में राक्षसों की नसों में पशु रक्त बहता है, जो उन्हें अत्यंत उग्र बनाता है और उसी स्तर के मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली। दूसरे शब्दों में, उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति गहन आत्मा राज्य के 7वें स्तर से ऊपर है। नहीं, मुझे मत मारो! बैंगनी रोब वाला युवक बार बार विलाप कर रहा था, जल्दी से पीछे हट रहा था। उसका चेहरा ठंडे पसीने से ढका हुआ, पूरी तरह से भयभीत। गड़गड़ाहट, स्क्वीक! दो राक्षस उत्साहित हंसी में फूट पड़े, अपनी बड़ी कुल्हाड़ियों को उठाया और सीधे बैंगनी रोब वाले युवक की ओर झूल गए। नहीं! बैंगनी रोब वाला युवक एक हताश गर्जना निकाल दिया। कॉल आउट! अचानक एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। दो राक्षसों, जिनकी इंद्रियां तीक्ष्ण थीं, ने अपनी काटने वाली कुल्हाड़ियों की दिशा बदल दी और इसके बजाय उन्हें किनारे पर झूल दिया। क्लैंग, क्लैंग! यह वैसा ही था जैसे एक अदृश्य ब्लेड ने बड़ी कुल्हाड़ी को मारा हो, आध्यात्मिक ऊर्जा के वृत्ताकार लहरें फैलाती हुई। हुश! अचानक दो राक्षसों के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई और तलवार से नीचे काट दिया। गड़गड़ाहट! खतरे को महसूस करते हुए दो राक्षसों ने गर्जना की और अपनी कुल्हाड़ियों को ऊपर की ओर झूल दिया। बूम! एक प्रभुत्वपूर्ण और तेज दबाव उतर आया, जैसे कोई विशाल पहाड़ गिर गया हो। हमले के पहुंचने से पहले ही दो राक्षसों के पैरों तले की जमीन पहले ही फट चुकी थी। बैंग! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ ऊर्जा फूट पड़ी और दो राक्षसों ने चीख निकाली जब उनके शरीर जमीन में धंस गए। केवल उनके ऊपरी शरीर बाहर रह गए। उनके आंतरिक अंग टूट चुके थे। 7 छिद्रों से रक्त बह रहा था। उनके सिर एक तरफ झुके हुए थे और वे निर्जीव थे। एक आकृति धीरे धीरे चलकर आई और अपनी लंबी तलवार के एक झटके से उसने दो राक्षसों के बाएं दांत काट दिए और उन्हें अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया।